एक ऐसा बच्चा जो लेट बोलता था, स्कूल में जिसे यूजलेस समझा गया, पर वही आगे चलकर बना दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जीनियस, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये है उस साइलेंट बॉय की अनबिलीवेबल स्टोरी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी की सिटी उल्म में हुआ। उस वक्त किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये बच्चा फ्यूचर में वर्ल्ड फेमस जीनियस बनेगा। उल्टा उनकी मदर को लगता था कि एल्बर्ट थोड़े से अजीब हैं। उन्हें लगता था एल्बर्ट का सर नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा बड़ा है। जब एल्बर्ट 1.5 साल के हो गए तब भी वो बोल नहीं पाते थे। फिर जब फाइनली उन्होंने बोलना शुरू किया तब अजीब सी हैबिट बनाई। हर सेंटेंस को वो 2 बार बोलते थे। एल्बर्ट को दूसरे बच्चों के साथ खेलना समझ ही नहीं आता था, इसलिए उनके दोस्त उनका मजाक बनाते थे। उन्हें वो ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। इस वजह से छोटा एल्बर्ट ज़्यादा टाइम अकेले ही रहता था, पर अकेला रहना उन्हें पसंद भी था। उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद थे मैकेनिकल टॉयज़, ऐसे टॉयज़ जो मूव करते हैं, जिनमें गियर्स और व्हील्स होते हैं। एक दिन जब उनकी न्यूबॉर्न सिस्टर माजा को उनके पास लाया गया तो एल्बर्ट ने क्यूरियस होकर कहा, ठीक है पर इसके व्हील्स कहाँ हैं? उन्हें लगता था बच्चा भी टॉय की तरह मूव करेगा। एक स्कूल के हेडमास्टर ने एल्बर्ट के फादर से कहा, एल्बर्ट जो भी प्रोफेशन चूज करेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं होगा। एल्बर्ट ने 6 साल की एज में वायलिन सीखना स्टार्ट किया था, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी। शुरू में शायद उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर धीरे धीरे वो एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट बन गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्किल उन्होंने पूरी लाइफ मेंटेन की। लोग सोचते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में वीक थे, पर सच कुछ और ही है। उन्होंने म्यूनिच के हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी जब वो 15 महीने के थे, और वहां उन्हें ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में गुड मार्क्स मिलते थे। पर एक प्रॉब्लम थी, एल्बर्ट को स्कूल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल्स, ऑर्डर्स, ये सब उन्हें बहुत सफोकेटिंग लगता था। इसी वजह से टीचर्स के साथ अक्सर उनकी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती थी। 15 साल की एज में उन्हें इतना घुटन फील हुआ कि उन्होंने स्कूल परमानेंटली छोड़ दिया। इससे 1 साल पहले एल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान शिफ्ट हो गए थे, पर एल्बर्ट को रिलेटिव्स के पास ही छोड़ दिया था। काफ़ी लंबी डिस्कशंस के बाद उन्हें परमिशन मिल गई थी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने की। कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर लोग जर्मन बोलते थे। वो सिटी म्यूनिच से ज़्यादा लिबरल थी, मतलब फ्रीडम ज़्यादा, स्ट्रिक्ट रूल्स कम, और ये एनवायरनमेंट एल्बर्ट की पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। एल्बर्ट मैथमेटिक्स में बहुत टैलेंटेड थे, फिजिक्स में उनका डीप इंटरेस्ट था। स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। बट सिर्फ बुक्स और फॉर्मूलाज में नहीं घुसे रहते थे, वो अपनी बड़ी मूंछों के साथ काफ़ी स्मार्ट और चार्मिंग भी लगते थे। साइंस के अलावा भी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें उन्हें पसंद थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक फेलो स्टूडेंट में बहुत इंटरेस्ट था, मेल्विया मैरिक। आइंस्टाइन उन्हें क्लेवर क्रिएचर यानी कि बहुत इंटेलिजेंट लड़की मानते थे। मेल्विया सर्बिया से स्विट्ज़रलैंड पढ़ने आई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच यूरोप की उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से थी जहां वुमेन को डिग्री लेने की परमिशन थी। आइंस्टाइन को मेल्विया में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। उन्हें लगता था मेल्विया उनकी साइड पर है, उन लोगों के अगेंस्ट जो उन्हें समझते नहीं हैं। ऐसे लोग आइंस्टाइन के घर में भी थे और यूनिवर्सिटी में भी, जिनसे उनकी अक्सर आर्ग्यूमेंट होती रहती थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उनके लेटर्स आज भी सेफ हैं, जिनमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं, साइंस और लव दोनों को मिक्स करके। आइंस्टाइन ने एक लेटर में लिखा है, मैं कितना खुश और प्राउड फील करूंगा जब हम दोनों मिलकर रिलेटिविटी पर अपना काम कंप्लीट करेंगे। 1900 में 21 साल की एज में आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बन गए, पर उन्हें कहीं जॉब नहीं मिली। जॉब न मिलने पर उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट का काम किया, प्राइवेट ट्यूशन्स दी, पर कोई स्टेबल जॉब नहीं मिल रही थी। फाइनली 1902 में उन्हें जॉब मिली, स्विस पेटेंट ऑफिस में, बर्न सिटी में। उनका रोल था दूसरे लोगों के इन्वेंशंस चेक करना। ऑफिस में इन्वेंशंस चेक करते करते आइंस्टाइन सीक्रेटली अपने आइडियाज़ डेवलप कर रहे थे। उन्होंने मजाक में अपनी डेस्क ड्रॉअर का नाम रखा ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी ऑफिस की ड्रॉअर ही उनका सीक्रेट साइंस लैब बन गई थी। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत फेमस रिसर्च पेपर पब्लिश किया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहते। ये डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि टाइम और स्पेस फिक्स्ड नहीं है, रिलेटिव है।
आइंस्टाइन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया। अगर दो बिल्कुल एक्यूरेट क्लॉक्स हों और उनमें से एक बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं जबकि दूसरी बिल्कुल रुकी हुई है, जब दोनों दोबारा मिलेंगे तो दोनों क्लॉक सेम टाइम नहीं दिखाएंगी, यानी फास्ट मूविंग क्लॉक का टाइम स्लो शो करेगा। इसी थ्योरी से दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला बना, E=mc², एनर्जी इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स के सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तब उनकी पर्सनल लाइफ स्लोली बिगड़ रही थी। एल्बर्ट अपनी पढ़ाई पूरी होते ही मेल्विया मैरिक से शादी करना चाहते थे, पर उनकी मदर इसके बिल्कुल खिलाफ थी। उन्हें लगता था मेल्विया एल्बर्ट से 3 साल बड़ी है, इसलिए उसके लिए सूटेबल नहीं है। और एक बात उन्हें बहुत डिस्टर्ब करती थी, मेल्विया की इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कि वो भी तुम्हारी तरह एक बुक ही है, यानी हमेशा पढ़ाई में डूबी रहती है। इसी वजह से आइंस्टाइन ने शादी को पोस्टपोन कर दिया। आखिरकार जनवरी 1903 में एल्बर्ट और मेल्विया की शादी हो गई। उनके 2 बेटे हुए, लेकिन कुछ सालों के बाद रिलेशनशिप खराब होने लगा। मेल्विया अपने इंटेलेक्चुअल ड्रीम्स लूज कर रही थी और धीरे धीरे वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई। दोनों के बीच लगातार आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े होने लगे। कई सालों की टेंशन और झगड़ों के बाद 1919 में दोनों का डिवोर्स हो गया। उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एल्सा आइंस्टाइन से शादी कर ली। एल्बर्ट आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ का नया फेज उनके वर्ल्ड फेमस होने के टाइम पर ही स्टार्ट हुआ। 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी और भी पावरफुल थ्योरी पब्लिश की, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी ने ग्रेविटी को समझाने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। सिंपल वर्ड्स में, ग्रेविटी सिर्फ चीज़ों को नीचे नहीं खींचती, वो स्पेस और टाइम को भी थोड़ा मोड़ देती है। 1919 में एक सोलर एक्लिप्स हुआ। इस इवेंट ने आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूव कर दिया। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, स्टार्स की लाइट सन के पास से गुजरते वक्त थोड़ा मुड़ जाती है। आइंस्टाइन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था सन की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी लाइट को अपनी तरफ बेंड करेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। इस डिस्कवरी के बाद न्यूज़पेपर्स ने अनाउंस किया, दिस इज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और रातों रात आइंस्टाइन एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गए। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। इसके बाद उन्हें दुनिया भर के ऑनर्स मिलने लगे। हर जगह से इनविटेशंस आने लगे, मीडिया उनकी तारीफ करने लगी। आइंस्टाइन सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, एक ग्लोबल आइकन बन गए थे। 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी पावर में आ गई थी। इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन डिस्कवर हुई। इस डिस्कवरी से अमेरिकन साइंटिस्ट बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि नाजीज एटॉमिक बम बना सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट पहले ही जर्मनी से भाग चुके थे। एक कलीग के कहने पर आइंस्टाइन ने 2 अगस्त 1939 को यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट को लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने वार्निंग दी, ऐसी एक बॉम्ब अगर किसी पोर्ट में एक्सप्लोड हो जाए तो पूरा पोर्ट और उसके आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय हो सकता है। आइंस्टाइन की इस वार्निंग का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हुआ। अमेरिका ने सीक्रेटली अपना एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पर फेंक दिए। इस अटैक ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड को ख़त्म तो कर दिया, पर इसका नुकसान बहुत भारी हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन एटॉमिक बॉम्ब के डिस्ट्रक्शन देखकर बहुत शॉक हो गए। इतनी ज़्यादा तबाही देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ। इस बार उन्होंने एक पब्लिक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इस लेटर में उन्होंने बोला, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए ताकि फ्यूचर वॉर्स और न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन रोका जा सके। पर रोजावेल्ट को लिखे लेटर की तरह इस लेटर का भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इस आइडिया को सीरियसली लिया ही नहीं। अगले 10 सालों तक आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। वो वेपन्स बिल्टअप खत्म करने की डिमांड करते रहे, पीस और डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन करते रहे, और अपनी वर्ल्ड वाइड फेम का यूज़ उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए किया। 1955 में 76 साल की एज में आइंस्टाइन की डेथ हो गई। लोग उन्हें सिर्फ एक साइंटिस्ट के रूप में नहीं देखते, एक विजनरी, एक वर्ल्ड सिटीजन और एक ह्यूमैनिटी के चैंपियन के रूप में याद करते हैं। आइंस्टाइन ने सिर्फ यूनिवर्स को नहीं समझा, उन्होंने इंसानियत को बचाने की भी कोशिश की। इससे हमें ये पता लगता है कि ट्रू जीनियस वही होता है जो अपनी नॉलेज को ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करे।